नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 21 फरवरी को आपका SSCGD का एग्जाम था, जो कि 4th शिफ्ट का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो 4th शिफ्ट में आपको जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पे आपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से डेली हर शिफ्ट का एनालिसिस पाने के लिए और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप डैश में जीता था। ठीक है, यानी कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप है जो कि कब जीता है। आपका ईयर पूछा गया था 2011, 2007, 1983, 1975 आपके ऑप्शन में दिया गया था, जिसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1983 हो जाएगा। ठीक है, भारत ने जो पहली बार जो क्रिकेट विश्व कप जीता था, आपका 1983 में जीता था। लेकिन जीता था तो किसको हरा कर जीता था, यानी कि रनअप कौन था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो रनअप की बात करेंगे तो रनअप आपका वेस्ट इंडीज था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहली बार था कि जब भारत ने 1983 में अपना क्रिकेट पहली बार जीता था, किसके कप्तानी में जीता था, तो कपिल देव जी के कप्तानी में जीता है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप ही जीता है, 50 ओवर वाला। रोजर बिन्नी ने सबसे ज़्यादा 18 विकेट अपने नाम किए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मोहिंदर अमरनाथ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो मैन ऑफ द मैच से भी आपके पिछले साल प्रश्न है जो कि बना है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत ने 1983 के बाद 2011 में विश्व कप जीता था। किसको हराकर जीता, तो आपके श्रीलंका को हराकर जीता था। किसकी कप्तानी में जीता, तो MS धोनी की कप्तानी में जीता था। और ICC विश्व कप 2011 का जो आधिकारिक शुभंकर था, वो आपका स्टम्पी यानी और हाथी था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कल ही पूछा गया है कि 1975 में जो आपका क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उसको कौन जीता था। ठीक है, 1975 की बात करेंगे तो 1975 में ही आपका क्रिकेट जो विश्व कप है आपका शुरू हुआ था। ठीक है, 1975 में ही शुरू हुआ था आपका इंग्लैंड में, लेकिन जीता था आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, अगर किसको हरा कर जीता था, तो आपका ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहले आपको बता दें कि ये सभी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी कि जीके जिसके प्रश्न, ठीक है, उनमें से 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 90 से 92% जो प्रश्न है आपके PYQ से ही देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जाकर मिला भी सकते हैं आपका ओरिजिनल आंसर की से। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि जो PYQ था आपका, जो कि 10 जनवरी 2023 से एग्जाम शुरू हुआ था, 13 फरवरी 2023 तक चला था। इसमें आपका टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। टोटल 20 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते थे। तो 1520 क्वेश्चन का हमने एक ई बुक तैयार किया है। ठीक है, 1520 प्रश्न का ई बुक तैयार किया है, जिसमें आपको ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शन के साथ उसका राइट आंसर रहेगा, और साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने को मिलेंगे और मिले भी हैं। ठीक है, तो इसको आप प्राप्त करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर इसको आप वेबसाइट से परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में पिन को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो अमन, यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, अमन प्रयास GKGS.in पर जाना है और आप PDF को बाय कर लेना है। बाय कीजिएगा, जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा डाउनलोड्स का। तो उसके नीचे एक आपका डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर आपको SSCGD वाला पर क्लिक करना है, आपको PDF ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी कारणवश नहीं डाउनलोड हो पाता है तो आपको जीमेल पर इस प्रकार का मैसेज आएगा, इससे भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। जो भी लोग बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये में ये PDF आपको मिलने वाला है। 1500 प्रश्न, 444 पेजों का प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही लाभकारी है, जो कि जब आपके एग्जाम में अगर 2-3 दिन भी बचा है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हर एक प्रश्न आपको इस PDF से देखने को मिलेंगे। आप लोग मिला भी सकते हैं, तो जो प्रश्न आप बोलिएगा हम उसको मिलाकर आपको पर्सनली दे देंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आप बोलिएगा करंट अफेयर्स के प्रश्नों को छोड़कर से। अगला है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 के A में निहित है। तो इसका राइट आंसर आपका 51 का A हो जाएगा राइट आंसर। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई भी सूची नहीं थी। मूल संविधान कहें तो जो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जब ये आपका लागू हुआ था या बनकर तैयार हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य नाम का कोई भी चीज़ हमारे भारतीय संविधान में नहीं था। तो ये आपका ऐड कब हुआ था, ऐड हुआ आपका 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसमें आपका भारतीय संविधान में भाग 4 का ए जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया था। किसके समिति के सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि 1976 में जब आपका ऐड हुआ था तो मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक जो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और मौलिक कर्तव्य का जो विचार है आपका रूस के संविधान से लिए गए थे। ये सारी
बातें आपके PDF में भी हैं और आपको आज के प्रश्नों में देखने को भी मिला है। ठीक है, तो 51 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है। संसद के गठन की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 79, 18, 75 और 82। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 79 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारत के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदनों के क्रम से राज्यों के परिषद को राज्यसभा कहते हैं और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम जानते हैं, राज्यों के परिषद यानी कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपका कितना होना चाहिए, अधिकतम की बात करेंगे तो 550 अभी वर्तमान में होना चाहिए। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का जो नियुक्ति है आपका वो हटा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के प्रतिशत की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम संख्या 250 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में आपका 245 है, जो कि आज का प्रश्न में आपके एग्जाम में बना था। ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 80 आता है, अनुच्छेद 79 आता है। इसके बाद आपका राज्यों का प्रतिशत राज्यसभा की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 80 के तहत आता है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 के तहत आता है। ठीक है, तो आपको इस तरह रिलेट करके याद रखना है। अगला है कि बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न में और एक और प्रश्न में यानी कि यंग बंग आंदोलन में, ठीक है, ये प्रश्न में और यंग बंगाल आंदोलन में, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हालांकि कौन सा प्रश्न आपके पूछा गया था, लेकिन आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो दोनों प्रश्न को देखते हैं। बाकी जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या पूछा गया था, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पूछा गया था या बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आज से अगर पूछा गया होगा यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया होगा यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, तो यंग बंगाल जो आंदोलन है आपका शुरू हुआ था 1826 में, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, 1826 में आपका शुरू हुआ था कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में। ठीक है, इसका शुरुआत आखिरकार किसने किया था, तो इसका भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेनरी लुइस, ठीक है, हेनरी लुइस बिबियन डेराजियो, ठीक है, बिबियन डेराजियो के द्वारा इसका शुरुआत है, जो कि आपका किया गया था 1826 में। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। अब हम लोग बात करते थे बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 1905 ईस्वी में आपका बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80 to 85% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आगे के शिफ्टों में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अगला है, उससे पहले और कुछ आंदोलन है, जैसा कि आपके सभी ने अवज्ञा आंदोलन है जो कि शुरुआत था 12 मार्च 1930 को। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन 1905 को, भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में, असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1922 को शुरू हुआ था। ठीक है, इन सभी का भी डेट आप याद रखिएगा। अगला है कि प्रवीण सूद को किस विभाग का डायरेक्टर बनाया गया है। किस विभाग का बात करेंगे तो CBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का आपका जो डायरेक्टर है प्रवीण सूद को बनाया गया है। ये पहले कर्नाटक पुलिस में महानिदेशक यानी कि DGP हुआ करते थे, लेकिन अब इनको CBI का डायरेक्टर बना दिया गया है। ठीक है, पहले जो CBI के डायरेक्टर थे वो आपके सुबोध कुमार जायसवाल जी थे, उन्हीं का स्थान यह लेंगे। ठीक है, अगला है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका डैश राज्य में स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान दिया गया है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हरियाणा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय आंदोलन स्थित है। इस क्षेत्र को 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके अलावा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य 1991 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। इसके अलावा सुल्तानपुर का नाम राजपूत राजा सुल्तान सिंह के चौहान के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा हरियाणा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कलेश्वर के नाम से जानते हैं, तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोंकणी डैश की आधिकारिक भाषा है। कोंकणी की बात करेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दिल्ली और दमन दीव। तो इसका राइट आंसर आपका दादर और नागर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकणी जो है आपका दादर नागर हवेली की आधिकारिक भाषा है। अगर राज्यों के नाम अगर पूछा जाता तो गोवा भी इसका राइट आंसर हो सकता था, क्योंकि कोंकणी गोवा और दमन दीव दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, इसके अलावा आपको मालूम होगा भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपके भारत की सभी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दिया गया है। अब तक वर्तमान में 22 भाषा मौजूद है, जो पहले 14 हुआ करता था, लेकिन बाद में 20 संशोधन के माध्यम से 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन से भाषा है तो असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। ठीक है, तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया है
इसको याद देखिएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद आपका 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, इसके माध्यम से 3 भाषा नमक, ठीक है, नमक से याद देखिएगा, न से आपका नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, यानी कि 4 इधर 3 इधर 1 इधर, ठीक है, 4 3 7 1 8 भाषाओं को विभिन्न संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी भाषा किनके राज्य से संबंधित है हम लोग मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोंकणी जब पूछा गया है तो आगे भी और भी प्रबल चांस है कि आगे भी सभी भाषाओं के बारे में आपको पूछा जाएगा विभिन्न शिफ्टों के माध्यम से, जो भी शिफ्टों में पूछा जाए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में टॉप पर आप देख रहे होंगे, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो कश्मीरी, उर्दू और डोगरी, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी, उत्तराखंड में भी हिंदी बोला जाता है, हरियाणा में पंजाबी और हिंदी दोनों बोला जाता है, राजस्थान में भी हिंदी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू, भोजपुरी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी बोला जाता है। इसके अलावा गोवा है, गोवा में भी आपका मराठी कोंकणी बोला जाता है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कन्नड़, कोंकणी, तुलु बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। केरल में मलयालम बोला जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो तेलुगु और उर्दू बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है। झारखंड में आपका हिंदी बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में हिंदी, उर्दू, मैथिली और भोजपुरी बोला जाता है। वेस्ट बंगाल में आपका नेपाली भी बोला जाता है, बंगाली भी बोला जाता है। साथ में सिक्किम में आपका नेवाड़ी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी, असमी, इंग्लिश बोला जाता है। इसके अलावा आपका आसाम में आपका बोडो बोला जाता है, नेपाली बोला जाता है, मणिपुरी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको भी याद देखिएगा। मणिपुर में मणिपुरी, मिजोरम में मिजो और नागालैंड में इंग्लिश और आपका त्रिपुरा में बंगाली और कोकबोरोक, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कोकबोरोक भाषा आपसे शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी आपका पिछले साल का प्रश्न बना है, ठीक है। आप बोलिएगा सर आपको इतना पिछले साल का प्रश्न याद कैसे है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने 1520 प्रश्नों का जो PDF है अपने हाथों से टाइप करके बनाया है, ठीक है। इस कारण इतना प्रश्न जो कि याद है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम की बात करेंगे, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे। सन शाह मोहम्मद गोरी, महामहिम मोहम्मद गोरी, सत्यपति मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर आपका शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम शासक था। उसका असली नाम तो आप लोग को मालूम चल ही गया होगा, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसके बाद दूसरा लड़ाई आपका 1192 में होता है, इन्हीं दोनों के बीच होता है, लेकिन विजेता बनता है मोहम्मद गोरी, पराजित होता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी द्वारा सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, जो बाद में चल के गोरा वंश का स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। अगला है कि गेहूं में क्या पाया जाता है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये पूछा गया था। हिस्टोन, एल्बुमिन, ग्लूटिन और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूटिन। ग्लूटिन जो प्रोटीन है आपका गेहूं में पाया जाता है। गेहूं के अलावा आपका जौ, राई आदि अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये एक बाइंडर की तरह काम करता है और भोजन को एक साथ रखने में सहायता करता है। ग्लूटिन खाद्य पदार्थों को अपना आकार बनाए रखने में मदद करता है, जैसे ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया आदि हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र का स्थापना किया है। तो समाचार कौमुदी की बात करेंगे तो बात करेंगे समाचार कौमुदी का, तो एक ऑप्शन राजबिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आपका समाचार 2 स्थानीय साप्ताहिक समाज पत्रों का संस्थापक या संपादक किया गया था। समाज कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में और मिरातुल अखबार जो कि आपका फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में, यह बात आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो कि आपके आगे आने वाले सीटों में प्रश्न भी बनेंगे। साथ में 1829 में सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों के द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है कि पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया था, यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन का स्वरूप शायद इस प्रकार पूछा गया हो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1980 हो जाएगा, ठीक है। ये पहले गैर भारतीय थे जिसे भारत रत्न दिया गया था। साथ में बात करेंगे तो भारत रत्न जो कि भारत अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले 2 गैर भारतीय, एक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है, दूसरा आपके नेल्सन मंडेला है, जिनको 1990 में ये पुरस्कार दिया गया था। 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी मनोनीत किया गया था। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सरहदी गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमत गढ़ की स्थापना भी इन्होंने किया था। ये गांधी की सत्याग्रह की धारणा की शक्ति में विश्वास पर आधारित था। अगला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे तो 2016 में आपका शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर 2016 हो जाएगा। 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अघोषित आय की घोषणा के अनुरूप एक योजना है। प्रधानमंत्री
जमा योजना 2016 में भारत सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है, ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। अगला है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो मटकी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस जनजाति के द्वारा, तो खाना बदोश जनजाति के द्वारा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद मत रखिए। बाकी और याद रखना है तो असम से याद रखिए बिहू नृत्य, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महाराष्ट्र केनो, झुमरा, ओबन नाई। मध्य प्रदेश से आरा याद रखिए, खारा नाच, सिला, भदोनी नाच, मानच, फुलपत्ती, गिरदा। बिहार से बाखो बगेन, छामा, सामा चकवा, विदेशिया, जाजटीन, पनवड़िया। राजस्थान से घूमर, चक्री, गनगौर, चंग, कालवेलिया, ये सभी आपका राजस्थान से। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करेंगे तो ऑप्शन में आपका नागालैंड दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। तो नागालैंड में मनाया जाता है, इसे सभी त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हर वर्ष 1 दिसंबर को शुरू होता है। अगला है कि राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो राष्ट्रीय नदी गंगा की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल आपका गोमुख है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, गोमुख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की बात करते हैं, गोमुख से हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम स्टेशन है, इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी मिलती है तो इसी के बाद गंगा के रूप में ये जानी जाती है। नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, ठीक है। नदी अंततः गिरती कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बाईं ओर की सहायक नदी आपका गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, रामगंगा हो गया, गदा हो गया। दाहिनी की सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, दामोदर नदी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्धारित किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय के विवरण के रूप में जाना जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदन के समक्ष रखा जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। अनुच्छेद 115 की बात करेंगे तो अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। 114 आपका विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 113 आपका अनुमानों के संबंध में संसदीय प्रक्रियाओं से संबंधित है। अगला है कि भगवान बिरसा मुंडा जुड़ा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में योजना शुरू किया गया था, क्यों किया गया था, इस परियोजना पर 5000 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इस योजना के तहत 6838 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक अगला पूछा गया कि लखनऊ में स्थित स्टेडियम का क्या नाम है। तो लखनऊ में आपका नया स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो इसका नाम आपका इकाना क्रिकेट स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, हालांकि शायद भूल गए क्या लिखना, ठीक है। तो एक 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूछा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल पूछा गया था, ठीक है, कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या है, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो जो आपका 8वीं जो पंचवर्षीय योजना चला था वो फ्रेंड्स आपका कब से कब तक चला था, ठीक है। शायद आपसे शुरू का डेट पूछा गया था, तो शुरू हुआ था आपका 1992 में और खत्म हुआ था कब, आपका 1997 में, ठीक है। शुरू कब हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1992 में शुरू होता है, 1997 तक चलता है, ठीक है। बाद बाकी हमने आपको सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है, एक बार आप लोग जाके कल का PDF को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका नागरिकता से संबंधित शायद अनुच्छेद भी पूछा गया था, तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11 तक का जो अनुच्छेद है आपका नागरिकता से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा गया होगा तब, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, यानी कि यूटी का नाम पूछा गया था, जो कि क्या था आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वहाँ पर था, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो आपका यूटी है वो दोस्तों आपका क्या है, वो उसका नाम है आपका क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। क्या है, तो लक्षद्वीप है, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट के आज के प्रश्नों में वीडियो में हमने आपको बताया था, ये प्रश्न आपके 4th शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।